गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ने वाले हैं एको। एको क्या होता है? ये साउंड की एक प्रॉपर्टी होती है जिसके अंदर अगर सपोज कीजिए हम पहाड़ों में जाके तेजी से आवाज करते हैं, चिल्लाते हैं, तो वही साउंड हमें वापस कुछ टाइम बाद सुनाई देती है। तो साउंड हमारी ही साउंड का वहां पे टकरा के वापस सुनाई देना या किसी भी साउंड का उस पर्टिकुलर माउंटेन से या फिर किसी बड़ी वॉल से टकरा के वापस सुनाई देना, यह क्या कहलाता है? एको। क्या जरूरी है कि ये पहाड़ों में ही पॉसिबल होगा? नहीं। एक रूम जो साइज में बड़ा है और जो खाली है, नॉर्मली क्या प्रोड्यूस कर सकता है? एको प्रोड्यूस कर सकता है। अब इस वाले टॉपिक में हम ये पढ़ने वाले हैं कि एको के लिए प्रोड्यूस करने के लिए क्या कंडीशन हो सकती है, क्या इसका मीनिंग होता है, ये सारे पॉइंट्स हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, इफ वी साउट or clap near a suitable reflecting object such as a tall building or a mountain। अगर सपोज करिए साउट का मतलब चिल्लाना या क्लैपिंग करते हैं कहां पर? सुटेबल रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट, जो साउंड को रिफ्लेक्ट कर सके, ठीक है। सच एज ए टॉल बिल्डिंग, वो क्या हो सकता है? एक बड़ी बिल्डिंग हो सकती है या फिर माउंटेन हो सकता है। तो इस वाले केस में क्या होता है? वी विल हियर द सेम साउंड अगेन ए लिटिल लेटर। वही साउंड हमें कुछ सेकेंड के बाद सुनाई देती है। ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है साउंड की? एको। दिस साउंड विच वी हियर इज कॉल्ड एन एको। ये जो दोबारा से साउंड आके हमें सुनाई दी है उसे क्या बोला जाता है? एको कहा जाता है उसे, ठीक है। अब इसे समझने के लिए कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूं, एक बार पहले उन्हें देख लीजिए। ये बताइए, हमारी आई का जो सेंसेशन है वो है 1/16 सेकेंड, जिसका मतलब आप ये समझ सकते हो, अगर कोई सीन जिसे हम 1/16 सेकेंड के पार्ट के अंदर देखते हैं तो हम उसमें डिफरेंस नहीं फील नहीं कर पाते। अब आपको पता है, अगर सपोज कीजिए कोई मूवी बनाते हैं तो मूवी के लिए क्या होता है? अलग अलग फोटो होते हैं। उन फोटो को एक फिल्म पे सेट करके इतनी स्पीड से मूव किया जाता है कि हमारा माइंड उस डिफरेंस को डिटेक्ट नहीं कर पाता। तो ये तो था आई के केस में। ऐसे ही होता है ईयर के केस में। ईयर के केस में क्या होता है? ये जो टाइम होता है ये होता है 0.1 सेकेंड। अगर कोई साउंड 0.1 सेकेंड, ये मिनिमम टाइम है, या इससे बड़े टाइम के बाद अगर आ रही है तो हम उसमें डिफरेंस बता सकते हैं। अगर ये टाइम 0.1 सेकेंड से कम है तो उस केस में हमें एको सुनाई नहीं देगा, या फिर आप ये कह सकते हो कि हम साउंड में डिफरेंस नहीं कर पाएंगे। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ, मैंने कुछ बोला, अब वही साउंड यहां से निकल के मेरे कान के अंदर एंटर हो गई, टाइम नहीं लगा, तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि कुछ हुआ है या नहीं हुआ। अब यही कंडीशन मैं अप्लाई कर रहा हूं माउंटेन पर। माउंटेन से आधे किलोमीटर या फिर 600 मीटर के लगभग हम खड़े हो गए उससे दूर और तेजी से चिल्लाए, तो हमारी साउंड वहां माउंटेन तक जाएगी, उसे टकरा के वापस आएगी। अब पहली साउंड तो मैंने प्रोड्यूस करी, मैंने जो कुछ भी बोला मैं बोलना बंद कर चुका हूं, वो साउंड वहां जा रही है, टकरा के वापस आ रही है और फिर दोबारा से मुझे सुनाई दे रही है। तो इसमें मुझे क्या हो जाएगा? डिफरेंस पता चल जाएगा। अगर ये टाइम 0.1 सेकेंड है, ये 0.1 सेकेंड क्यों लिया, कुछ और क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि हमारे ईयर की जो प्रॉपर्टी है, सेंसेशन है, वो 0.1 सेकेंड तक परसिस्ट करती है। कहने का मतलब, अगर 0.1 सेकेंड से ज्यादा बड़ा टाइम है या उसके 0.1 सेकेंड के बराबर है तो हम डिफरेंस बता सकते हैं। अगर 0.1 सेकेंड से कम है तो हम डिफरेंस नहीं बता पाएंगे दोनों साउंड के अंदर, ठीक है। तो अगर हमें एको हियर करना है, सुनना है, तो टाइम इंटरवल कितना होना चाहिए? सेंसेशन कितना होना चाहिए? कम से कम दोनों साउंड में गैप कितना होना चाहिए टाइम इंटरवल का? 0.1 सेकेंड। इससे बड़ा हो सकता है, इसके बराबर हो सकता है, इससे कम नहीं हो सकता। कम हो जाएगा तो एको प्रोड्यूस नहीं होगी, ठीक है। तो अब देखें, सपोज कीजिए ये कोई माउंटेन है, यहां पे तुम हो, तुमने कोई साउंड इस डायरेक्शन में भेजी, ठीक है। सपोज करो तुम्हारे और माउंटेन के बीच का डिस्टेंस है x। अब एक बात बताइए, वो साउंड यहां पे टकरा के वापस आएगी? बिल्कुल आएगी। तो यहां से यहां तक जाने में अगर x डिस्टेंस कवर कर रहा है तो माउंटेन से तुम तक आने में ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा? x करेगा। दूसरा पॉइंट, साउंड की स्पीड, स्पीड ऑफ साउंड,
स्पीड ऑफ साउंड एट 22 डिग्री सेल्सियस कितनी होती है? आपको बताया था 344 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये बताइए स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। पढ़ा हुआ है क्या? पढ़ा हुआ है आपने? डिस्टेंस अपॉन टाइम, बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताइए स्पीड कितनी है? स्पीड है 344। डिस्टेंस कितना है? जाने का डिस्टेंस x और आने का x, तो कितना हो गया टोटल डिस्टेंस x प्लस x। टाइम जो ईयर का सेंसेशन बताया था मैंने, क्या बताया? 0.1 सेकेंड। तो इससे बड़ा टाइम हो सकता है लेकिन मिनिमम इतना होना चाहिए अगर एको प्रोड्यूस जो हो रही है उसे डिटेक्ट करना है, तो सुनना है। तो हमने यहाँ पे क्या पुट किया? 0.1। अब इसे सॉल्व कीजिए। तो ये बताइए क्रॉस मल्टीप्लाई 344 को मल्टीप्लाई किया 0.1 से, और x प्लस एक्स कितना हो गया? 2x। ये कितना हो गया? 0.1 से मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 34.4 2x। हमें तो x की वैल्यू निकालनी है, तो x कितना हो जाएगा? 34.4 अपॉन 2 जो कि हो जाएगा 17.2 मीटर। अब आपको जो मेन पॉइंट याद रखना है वो क्या है? पहला पॉइंट, ये जो टाइम है 0.1 सेकेंड, ये तो फिक्स है, हमारा नेचर है, ईयर का ये प्रॉपर्टी है। अब आ गया, अगर हम एको प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो साउंड को जाने में और आने में जो डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा वो टोटल डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 34.4। ये क्या है? मीटर है। क्या ये? मीटर। इतना डिस्टेंस कम से कम होना चाहिए। अगर ये डिस्टेंस इतना नहीं है तो एको प्रोड्यूस नहीं होगी। कहने का मतलब छोटा रूम है, स्मॉल रूम है, तो वहां पे एको प्रोड्यूस नहीं हो पाएगी। क्यों? पर्सन से ऑब्स्टेकल के बीच का डिस्टेंस, अगर मैं सिंपल सा यहां से यहां तक का डिस्टेंस बताता हूं तो वो हो गया x, और x कितना होना चाहिए? 17.2 मीटर। तो कहने का मतलब रूम का साइज इतना होना चाहिए यहां से सामने वाली वॉल के बीच का, कि उसका डिस्टेंस 17.2 मीटर हो। क्यों? दो तरीके से आंसर पूछा जा सकता है। बताइए साउंड को जाने और आने में कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा? तो जाने और आने में डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा 34.4 मीटर, और सिर्फ आपसे कहा जाता है कि पर्सन से ऑब्स्टेकल के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, तो इसका मतलब है सिंपल सा x पूछा गया है, तो ये हो जाएगा 17.2 मीटर। अब देखिए, अब इसे हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग समझते हैं। ये पॉइंट काफी मेन है, ध्यान से देखना आप। द सेंसेशन ऑफ साउंड परसिस्ट इन आवर ब्रेन फॉर अबाउट 0.1 सेकेंड। हमारे माइंड के अंदर जो सेंसेशन होता है, परसिस्ट करती है, वो कितना टाइम इंटरवल होता है? 0.1 सेकेंड। टू हियर ए डिस्टिंक्ट echo, the time interval between the original sound and the reflected one must be at least 0.1 सेकेंड। अगर तुम चाहते हो ओरिजिनल साउंड और रिफ्लेक्टेड साउंड को डिटेक्ट कर पाओ तो वो जो गैप है वो कितना होना चाहिए? 0.1 सेकेंड होना चाहिए। If we take the speed of sound to be 344 मीटर पर सेकेंड at a given temperature say 22 डिग्री सेल्सियस, अगर सपोज करो साउंड का, नहीं सपोज क्या करना है, होता है साउंड की जो स्पीड होती है 22 डिग्री सेल्सियस पर एयर के अंदर कितनी होती है? 344 मीटर पर सेकेंड होती है। द साउंड मस्ट गो टू द ऑब्स्टेकल एंड रीच बैक द ईयर ऑफ द लिसनर ऑन रिफ्लेक्शन आफ्टर 0.1 सेकेंड। साउंड ऑब्जर्वर से ऑब्स्टेकल तक गई और फिर वहां से वापस आई, ठीक है, और इसमें टोटल टाइम जो लगना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 0.1 सेकेंड होना चाहिए कम से कम। Hence, the total distance covered by the sound from the point of generation to the reflecting surface and back should be at least 34.54 मीटर। ये अभी हमने निकाला था। साउंड को जाने में और फिर वापस आने में जो डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा वो कितना होगा? 34.4 मीटर होगा। Thus, for hearing distinct echo, the minimum distance of the obstacle from the source of sound must be half of this distance, that is 17.2 मीटर। इसका मतलब सिंपल सा हो गया, जो साउंड को प्रोड्यूस कर रहा है, जो लिसनर है, उससे ऑब्स्टेकल का डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 17.2 मीटर होना चाहिए। अगर इससे कम डिस्टेंस है तो एको प्रोड्यूस नहीं होगा। दिस डिस्टेंस विल चेंज विद द टेम्परेचर ऑफ एयर।
अच्छा एक बात बताओ, टेम्परेचर अगर हम चेंज करेंगे तो स्पीड चेंज होगी, अगर स्पीड चेंज होगी तो ये जो डिस्टेंस है वो भी चेंज हो जाएगा। ये तो मैंने 22 डिग्री सेल्सियस पे लिया है ना, टेम्परेचर का वेरिएशन होता रहता है, तो एको जो प्रोड्यूस होती है उसका भी डिस्टेंस चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो हमने ये जो निकाली है वैल्यू, ये 22 डिग्री सेल्सियस पे निकाली है। आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, बाकी अलग अलग टेम्परेचर का कुछ याद नहीं रखना है आपको। ठीक है, echoes may be heard more than one due to the successive or multiple reflection। अगर सपोज करो, ये बताओ ऑब्स्टेकल की तरफ हमने साउंड को भेजा, जरूरी थोड़ी ना वो वापस ही आ रही है, उसका कुछ पार्ट इस साइड में भी जा रहा है, उस साइड में भी जा रहा है, वहां से भी टकरा के वो वापस आएगी। तो यहां पे क्या हो जाता है, echoes may be heard more than once, वो एक बार सुनाई देने के अलावा कई बार भी सुनाई दे सकती है। ठीक है, ड्यू टू द सक्सेसिव और मल्टीपल रिफ्लेक्शन, और ऐसा कब होगा, जब वो साउंड कई बार रिफ्लेक्ट होगी तब। द रोलिंग ऑफ थंडर इज ड्यू टू द सक्सेसिव रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड। अच्छा ये बताइए, जब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है, बिजली गिरती है, तो आपने देखा होगा उसकी आवाज बहुत ज्यादा गूंजती है। तो ये क्या होता है, ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रहा है साउंड का। कहां से, क्लाउड से, अर्थ के ऊपर जो अलग अलग बिल्डिंग है उन सरफेस से टकरा के जब साउंड ऑब्जर्वर तक पहुंचती है, तो वो क्या होता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन के जरिए पहुंच रही है, और इससे क्या होगा, उसे मल्टीपल एको सुनाई देगा। ठीक है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ सरफेस सच एज द क्लाउड्स एंड द लैंड। लैंड पर मतलब अर्थ के सरफेस पर जो बिल्डिंग है अलग अलग, उनसे टकरा के ये हमें बार बार सुनाई देती है। ठीक है, आज का टॉपिक है रिवर्बरेशन। रिवर्बरेशन का मतलब क्या होता है? रिवर्बरेशन का मतलब होता है कि साउंड का किसी सरफेस से टकरा के बार बार रिफ्लेक्ट होना, मल्टीपल बार रिफ्लेक्ट होना, ये क्या कहलाता है, रिवर्बरेशन कहलाता है। अब होता क्या है, अगर कोई ऐसा सिचुएशन है, ऐसी सिचुएशन है जहां पे डिस्टेंस 7.2 मीटर से ज्यादा है, तो साउंड बार बार अलग अलग डायरेक्शन से रिफ्लेक्ट हो सकती है। जैसे पहाड़ों में अगर हम कुछ बोलते हैं तो वही साउंड हमें बार बार सुनाई देती है, क्योंकि वहां पर मल्टीपल रिवर्बरेशन या रिफ्लेक्शन होते हैं। ठीक है, साउंड बार बार अलग अलग सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर हम तक पहुंच रही है। ठीक है, तो इसे आप ये समझ सकते हो, इसी फिनोमेना को रिवर्बरेशन कहा जाता है, मतलब साउंड का कई बार रिफ्लेक्ट होना। चलिए अब एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग एक एक लाइन का मीनिंग समझते हैं। तो देखिए, reverberation is sound created in a big hall will persist by repeated reflection from the wall। अगर कोई बड़ा हॉल है, उसके अंदर अगर हम कुछ भी बोलते हैं तो वो कई बार रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां से, वॉल से, वो हमें सुनाई देता है। ठीक है, रिफ्लेक्ट फ्रॉम द वॉल until it is reduced to a value where it is no longer audible। ये कब तक हमें साउंड इस टाइप से रिफ्लेक्ट होती रहेगी? देखो, इस साइड से टकराया, फिर इधर को गया, इससे टकरा के रिफ्लेक्ट होके वापस आएगा, तो ये कब तक चलता रहेगा? ये हमें तब तक ऑब्जर्व होता रहेगा जब तक इसकी एनर्जी इतनी है कि वो हमें सुनाई दे सके। अगर उससे कम हो जाएगी तो फिर हमें वो सुनाई नहीं देगा। द रिपीटेड रिफ्लेक्शन दैट रिजल्ट इन दिस परसिस्टेंस ऑफ साउंड इज कॉल्ड रिवर्बरेशन। साउंड का बार बार रिफ्लेक्ट होके हमारे पास पहुंचना और हम उसे मतलब रिसीव कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, इस फिनोमेना को क्या कहा जाता है? रिवर्बरेशन कहा जाता है। और ये ध्यान रखना है कि इतना फ्रीक्वेंसी, मतलब इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि हम उसे सुन सके। ऐसा मत करना कि उसकी एनर्जी डाउन हो चुकी है, हमें सुनाई नहीं दे रही, तब भी उसे रिवर्बरेशन कहा जाएगा। उस केस में हम नहीं कह रहे। तो कब तक है? जब तक हम उसे समझ पाते हैं, परसिस्ट कर पाते हैं। ठीक है, साउंड को। तो ये क्या कहलाता है? रिवर्बरेशन कहा जाता है। इन एन ऑडिटोरियम ऑफ और बिग हॉल, अगर हम कोई ऑडिटोरियम लेते हैं या बिग हॉल लेते हैं, ठीक है, उस केस में एक्सेसिव रिवर्बरेशन इज हाईली अनडिजायरेबल। उस केस में ये जो साउंड है रिवर्बरेशन की वजह से, ये हमारे लिए अच्छी नहीं होती। एग्जाम्पल के तौर पर हम नहीं चाहते कि ऐसा हो। अगर आप किसी थिएटर में मूवी देखने जाते हो, कोई भी एक डायलॉग आता है और वही डायलॉग आपको रिपीट होकर अलग अलग डायरेक्शन से सुनाई देगा, उसी केस में दूसरा डायलॉग डिलीवर हो जाएगा, तो वो सारी साउंड क्या होगी? मिक्सिंग हो जाएगी और आप किसी भी डायलॉग को अच्छे से सुन नहीं पाएंगे। तो थिएटर के अंदर अगर इस टाइप की सिचुएशन हो जाती है तो हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा।
अब उस केस में क्या कहते हैं कि हमें रिवर्बरेशन को कम करना है। अब कम करना है तो उसका लॉजिक क्या होगा? पहला पॉइंट, थिएटर की जो वॉल है उसे एक ऐसे मटेरियल की बनाया जाएगा जो साउंड को एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है। दूसरा पॉइंट, साउंड को एब्जॉर्ब करने के लिए कर्टेन वगैरह लगाए जाएंगे, क्योंकि कर्टेन भी एनर्जी को मतलब साउंड को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ठीक है। तो यहां पे अब हम पढ़ेंगे कि उन्हें कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है। टू रिड्यूस रिवर्बरेशन द रूफ एंड वॉल of the auditorium are generally covered with a sound absorbent। साउंड एब्जॉर्बेंट का मतलब है ऐसे मटेरियल जो साउंड को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। लाइक कौन कौन से हो सकते हैं? कंप्रेस्ड फाइबर बोर्ड, ठीक है, कंप्रेस्ड फाइबर बोर्ड, रफ प्लास्टर, ठीक है, और ड्रापरीज। The seat material are also selected on the basis of their sound absorbing property। जो चेयर लगी होती है एडिटोरियम में वो भी इस टाइप से प्रीफर किया जाता है कि वो भी साउंड को एब्जॉर्ब कर सके। तो ये एक तरह से कैटेगरी है कि हम सारे की सारी चीज़ों का ये ध्यान रखेंगे रिवर्बरेशन को मिनिमाइज करने के लिए कि वो साउंड को एब्जॉर्ब कर लें, जिससे कि साउंड रिफ्लेक्ट ही नहीं होगी, और रिफ्लेक्ट नहीं होगी तो रिवर्बरेशन क्रिएट नहीं होगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, A person clapped his hand near a cliff and heard the echo after 2 seconds। इको कितने टाइम के बाद सुनाई दे रहा है उसे? 2 सेकेंड के बाद। What is the distance of the cliff from the person if the speed of the sound v is taken at 346 मीटर पर सेकेंड? यहाँ पे डिस्टेंस दे रखा है, ठीक है, और आपसे क्या पूछा गया है? What is the distance of the cliff from the person। ये वाला क्वेश्चन देखिए कैसे करेंगे। अच्छा, अब एक बात बताइए, सिंपल सा पॉइंट है, ए पर्सन क्लैप्ड हिज हैंड नियर ए क्लिफ एंड हियर्ड द इको आफ्टर 2 सेकेंड। ये बताओ, ये कोई क्लिफ है, तुम यहाँ पे खड़े हुए हो, तुमने साउंड को भेजा इस डायरेक्शन में। साउंड के जाने की स्पीड क्या है? साउंड की स्पीड है 346 मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड है, ठीक है। जाने का डिस्टेंस x और आने का भी डिस्टेंस x। टाइम कितना लगा? टाइम दे रखा है यहाँ पर 2 सेकेंड। बेटा फॉर्मूला आपको बताया गया था लास्ट टॉपिक के अंदर, क्या फॉर्मूला था ये बताओ? स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस, जाने का डिस्टेंस x और आने का x, तो कितना हो गया? x प्लस एक्स। टाइम कितना आया? टाइम है यहाँ पर t, तो बताना v इक्वल टू कितना हो गया? 2x बाई टी। लिख सकते हैं ऐसे, तो बताना x की वैल्यू कैसे निकालोगे? vt क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इक्वल टू 2x, तो बताओ x कितना आ गया? vt बाई 2, ठीक है। लिख सकते हैं x इक्वल टू v की वैल्यू बताओ, v दे रखा है हमें 346 इंटू टाइम, टाइम कितना था? ये x मल्टीप्लाई वाला है, इसे थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ब्रैकेट में लिख देते हैं, चलिए, नहीं तो आप इस मल्टीप्लाई को और x को एक ही समझ लोगे। तो 346, t की वैल्यू बताओ, t हमने लिखा था 2 सेकेंड, ठीक है, अपॉन 2, तो बताइए 2 से 2 कैंसिल, तो बताइए डिस्टेंस कितना आ गया? 346 मीटर। ये कहां से कहां तक का डिस्टेंस है? पर्सन से इस क्लिफ का डिस्टेंस। आंसर कितना आ रहा है देखो, 346 मीटर। तो ये क्वेश्चन इस टाइप से होगा, सिंपल सा लॉजिक। यहां से यहां तक का डिस्टेंस x, साउंड पहले जाएगी फिर यहां से टकरा के वापस आएगी, तो जाने का डिस्टेंस x, आने का भी x, साउंड की स्पीड पता है, टाइम कितना लगा? 2 सेकेंड। फार्मूला क्या होता है? स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस x प्लस एक्स अपॉन टी। इसके बाद v इक्वल टू एक्स प्लस एक्स को जोड़ोगे तो 2x बाई टी, एक्स की वैल्यू निकालोगे तो ये आ जाएगा vt बाई टी 2, इसमें वैल्यू पुट कर दो और सॉल्व कर लो, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन और भी दे रखा है। क्वेश्चन क्या है? एन एक्वा इज हियर्ड इन 3 सेकेंड, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस फ्रॉम द सोर्स गिवन दैट द स्पीड ऑफ द साउंड इज 342 मीटर पर सेकेंड। चलिए अब यहां पे देखिए, पहला पॉइंट, एन एक्वा इज हियर्ड इन 3 सेकेंड। इस वाले क्वेश्चन में टाइम कितना दे रखा है? 3 सेकेंड का दे रखा है, ठीक है। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस फ्रॉम द सोर्स, मतलब क्या पूछा गया है? x पूछा गया है, x हमें फाइंड आउट करना है। गिवन दैट द स्पीड ऑफ द साउंड इज, साउंड की स्पीड कितनी दे रखी है? 342 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो x निकालने का अभी फार्मूला क्या लगाया था? x इक्वल टू वी टी बाई 2,
x इक्वल टू वी टी बाई 2। तो बताना x इक्वल टू वी की वैल्यू कितनी है 342, t की वैल्यू कितनी है 3/2। तो बताना कैंसिल करो, जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल करो, 171 इंटू में 3। तो बताइए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा x इक्वल टू 315 मीटर, 513 मीटर। ठीक है, इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आ जाते हैं, यूज ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। साउंड के मल्टीपल रिफ्लेक्शन का क्या क्या एप्लीकेशन होता है। तो यहां पर देखिए पहला पॉइंट, मेगाफोन और लाउड हेलर हॉर्न, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सच एज ट्रम्पेट्स एंड शहनाइज आर all designed to send sound in a particular direction without spreading it in all direction। देखो कुछ इंस्ट्रूमेंट या लाउड स्पीकर वगैरह ऐसे होते हैं जो साउंड को अलग अलग डायरेक्शन में ना जाके एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में भेजने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। तो वो कैसे होते हैं वो देखिए इस टाइप से। ये बताइए ये क्या है, ये है मेगाफोन। मेगाफोन मतलब आगे से पतला है और ये आगे से बड़ा होता है और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में साउंड को भेजने का काम करता है। हॉर्न क्या होता है, इस टाइप का देखो, ये ट्यूब है जो साउंड को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में भेजने का काम करती है। नेक्स्ट पॉइंट, इन दिस इंस्ट्रूमेंट ए ट्यूब फॉलो बाय ए कॉनिकल ओपनिंग। यहाँ पे एक ट्यूब होती है, देखो ये ट्यूब है और एक ये क्या है कॉनिकल ओपनिंग है। रिफ्लेक्ट साउंड सक्सेसिवली टू गाइड मोस्ट ऑफ द साउंड वेव फ्रॉम द सोर्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। और ये क्या करता है, ये इस टाइप से डिजाइन किया गया है कि साउंड को एक पर्टिकुलर फॉरवर्ड डायरेक्शन में सेंड कर सके। स्टेथोस्कोप इज ए मेडिकल इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर लिसनिंग टू साउंड प्रोड्यूस्ड बाय विद इन द बॉडी। अब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर के गले में एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे वो कान पे लगाता है हार्ट बीट सुनने के लिए। उसका नाम क्या होता है, ये पूछा जाता है बेटा, ये ध्यान रखना। उस डिवाइस का नाम होता है उस डिवाइस का नाम होता है स्टेथोस्कोप। इज ए मेडिकल इंस्ट्रूमेंट। स्टेथोस्कोप एक मेडिकल मतलब जो इंस्ट्रूमेंट है डॉक्टर यूज करता है हार्ट बीट को सुनने के लिए, ये वो डिवाइस है। इसके बाद देखें, विद इन द बॉडी मेनली इन द हार्ट और लंग्स। नॉर्मली हम वो डॉक्टर जो साउंड सुनता है वो क्या है, हार्ट की या लंग्स के। इन स्टेथोस्कोप द साउंड ऑफ द पेशेंट हार्ट बीट reach the doctor's ear by multiple reflection of sound as shown in figure। अब ये बताइए, ये हार्ट बीट सुन रहा है तो कैसे सुनेगा, यहाँ पे ये जो ट्यूब है स्टेथोस्कोप की जो ट्यूब होती है उसमें साउंड क्या होती है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन के रिफ्लेक्ट होके इस टाइप से एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचती है। ठीक है, इसके बाद देखो, जनरली द सीलिंग ऑफ कंसर्ट हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल और सिनेमा हॉल आर कर्व्ड so that sound after reflection reach all corner of the hall as shown in figure। ठीक है, नॉर्मली हम क्या करते हैं, सीलिंग जो होती है हॉल की उसे कर्व बनाया जाता है। क्यों, क्योंकि अगर एक जगह से आप बोलोगे तो वहां से साउंड रिफ्लेक्ट होकर हर पर्सन के पास पहुंच सके, जैसा कि इस स्ट्रक्चर में दिखाया गया है। यहाँ पर देखिए सरफेस इस टाइप से है, यहाँ से साउंड भेजा गया तो रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पहुंचा, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पहुंचा, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पहुंचा, यहाँ से यहाँ, तो सभी पर्सन को जो भी वहाँ पे बैठे हुए हैं उन्हें सुनाई दे सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये जो हॉल होता है, थिएटर होता है, वो किस टाइप से डिजाइन किया जाता है, इसकी छत इस टाइप से कर्व होती है, रूफ कर्व शेप में होती है ताकि साउंड हर पर्सन तक पहुँच सके। इसके बाद देखिए साउंड बोर्ड, अगर सपोज करिए यहाँ सोर्स है और साउंड को आप काफी पैरेलल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो ये बताइए जैसे मिरर होता था, मिरर के फोकस पे कोई ऑब्जेक्ट रखोगे तो इमेज क्या बनेगी, इन्फिनिटी पे, मतलब वो लाइनें क्या हो जाती हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो ऐसे ही यहाँ पे हमने साउंड का कोई सोर्स रखा फोकस पर, तो ये इस कर्व सरफेस को पैरेलल में कन्वर्ट कर देगी। इसका मतलब ये साउंड काफी आगे तक जा सकती है। तो साउंड को भी इसी टाइप से रिफ्लेक्ट किया जा सकता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या है, वाई आर द सीलिंग ऑफ कंसर्ट हॉल कर्व। कंसर्ट हॉल की जो सीलिंग होती है वो कर्व क्यों होती है, वो अभी भी आपको बताया था, ताकि हर पर्सन को जो साउंड जो बोला जा रहा है वो साउंड सुनाई दे सके। कैसे, रिफ्लेक्शन की वजह से। तो ये टॉपिक
आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू। Like a bird on a tree, I'm just sitting